हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो सपोर्ट में। तो दोस्तों हमारी MHI 01 सीरीज चल रही है जिसमें हम इसको यूनिट वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज हमारी क्लास है यूनिट 6 की, जिसका नाम है आरंभिक सभ्यताओं का सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश। तो दोस्तों जो आरंभिक सभ्यताएं थीं, जिसमें मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, हड़प्पा की सभ्यता थी और चीन में एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसको बोलते हैं सांग सभ्यता। तो ये सारी सभ्यताएं लगभग 2000 ईसा पूर्व से पहले की सभ्यताएं थीं और यही को प्रारंभिक सभ्यताएं माना जाता है। तो दोस्तों आज हम इनका अध्ययन करेंगे, तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो हमारी पहली जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता है। जो मिस्र की सभ्यता थी इसको नील का उपहार भी कहा जाता था। अब नील का उपहार इसलिए कहा जाता है कि ये जो सभ्यता थी वो नील नदी के आसपास, नील नदी की जो घाटी थी उसमें विकसित हुई। नील नदी से ही उसमें बार बार बाढ़ आती थी, बाढ़ से जो उसमें की उपजाऊ मिट्टी आती थी, उस उपजाऊ मिट्टी से वहाँ पे जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन पैदा हो गई थी। उस जमीन में कृषि अच्छे से होती थी, वहाँ पे फिर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ गई और इस तरह से ये सभ्यता डेवलप हो गई। अब देखते हैं जो मिस्र का संस्कृति क्षेत्र है, ये आसमान के उत्तर, आसमान और डेल्टा के उत्तर की ओर नील घाटी के पहले कैटरेक्ट के बीच अवस्थित है। ठीक है, तो ये आसमान के उत्तर का जो डेल्टा है उसके उत्तर की ओर एक कैटरेक्ट का क्षेत्र है, उसमें ये पूरी सभ्यता स्थित थी। अब जो नील नदी घाटी की जो लंबाई थी वो लगभग 700 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई लगभग औसतन कितनी मानी जाती है कि 10 किलोमीटर है। तो ये लंबी लंबी चली गई थी। पश्चिमी मरुस्थल में कुछ झरने भी थे जिसके कारण वहाँ थोड़ी बहुत हरियाली थी और जब वर्षा होती थी तो पशु पक्षी चरने के लिए वहाँ पहुँच जाया करते थे। अब इसमें दो मरुस्थल थे, एक पूर्वी एक पश्चिमी। तो जो पश्चिमी वाला मरुस्थल था उसमें थोड़ी बहुत हरियाली थी, झरने थे, तो वहाँ पे पशु पक्षी चरने के लिए आते थे, तो उसका शिकार कर लेते थे। ये सब थोड़ा सा इसलिए भोजन प्राप्त हो जाता था आसानी से। पूर्वी मरुस्थल में कई वादियां थीं और वहां भी कभी कभी पशु चरने के लिए आते थे। पूर्वी जो मरुस्थल था उसमें गहरी गहरी घाटियां थीं, हालांकि वहां पे भी कभी कभी पशु चरने के लिए आते थे। अब जो मिस्र था वो मिस्र रीजन में जो नाव वगैरह बनाने के लिए बहुत मजबूत लकड़ियां नहीं पाई जाती थी, तो उन ये लकड़ियां कहाँ से मंगाते थे नाव बनाने के लिए? देवदार की लकड़ियां ये मंगाते थे लेबनान से। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ये नाव बनाने के लिए लकड़ियां देवदार की लकड़ियां लेबनान से आयात करते थे। 1000 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र में कांस्य युग समाप्त हो गया, परंतु लेखन कला, धर्म और कलाएं ईसवी सन के आरंभ होने तक विकसित होती रहीं। अब इनमें कांस्य युग, ये सभ्यताएं सारी कांस्य युग की सभ्यताएं कही जाती हैं। तो लगभग 1000 ईसा पूर्व आते आते कांस्य युग तो यहाँ पे समाप्त हो गया था, लेकिन कला और लेखन कला, धर्म वगैरह है, ये बाद में भी इसके विकसित होते रहे थे। अब देखिए नील नदी जो है वो काफी लंबी है। अब मानसून के समय इसमें इथियोपिया के ऊंचे पहाड़ों पे पानी बारिश होती थी, उन पहाड़ों का पानी आके इकट्ठा होता था इसी नदी में, और फिर जून में इसमें बाढ़ आ जाती थी और बाढ़ आने के बाद ये जो आसमान तक इसकी बाढ़ जो थी, आसमान क्षेत्र था वहां तक पहुंच जाती थी। अब बाढ़ के आने के बाद क्या होता था, जो बाढ़ आती थी वो अपने साथ मिट्टी भी लाती थी। वो मिट्टी, उसमें नमी रहती थी, तो यहाँ सिंचाई की फिर जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद एक बार बाढ़ आ गई फिर वही मिट्टी में नमी रहेगी और उसके बाद सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाढ़ समाप्त हो जाने के बाद जानवर और पशु पक्षी यहाँ चरने और भोजन की खोज में आते थे। जब वो भोजन की खोज में आते थे तो इंसान का अपना जो मनुष्य था वो उनको अपना भोजन बना लेते थे, उनको पकड़ लेते थे, पाल उनका शिकार कर लेते थे। और इसीलिए यहाँ पे नहरों का प्रयोग नहीं होता था। नहरें इसीलिए उपयोग में नहीं लाई जाती थी क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बाढ़ के पानी से ही मिट्टी की नमी बनी रहती थी पूरी। मिस्र एक उत्पादक भूमि रही है और रोमन युग तक ये रोम शहर को गेहूं का निर्यात करता था। बीज और श्रम की तुलना में उपज कहीं ज्यादा थी, इसी तरह जनसंख्या भी बहुत सघन थी। जब देखिए अगर बाढ़ का जो मैदान होता है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, तो उपजाऊ मैदान में जब कृषि होने लगती है तो कृषि की जो उत्पादक क्षमता है वो काफी ज्यादा होती है, तो धीरे धीरे कहाँ करके वहाँ जो जनसंख्या है उसका संकेंद्रण होने लगता है। अब जो मिस्र में जो पिरामिड बने थे, पिरामिड बनाने वाले को युग को प्राचीन राजशाही के नाम से जाना जाता है
और इसका समय लगभग माना जाता है 2700 से 2160 ईसा पूर्व का इनका समय माना जाता है। अब देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया और इसके शहर। अब जो मेसोपोटामिया थी उसका क्या था कि मिस्र से उलट यहाँ अक्सर सत्ता, व्यापार मार्गों और जमीन के लिए आपस में संघर्ष करते नगर राज्यों की भरमार थी। मिस्र में आपस में लड़ाई नहीं होती थी, सत्ता का संघर्ष नहीं होता था, जमीन के लिए संघर्ष नहीं होता था, जबकि मेसोपोटामिया में सत्ता के लिए संघर्ष होता है, व्यापार मार्गों के लिए संघर्ष हो रहा है और जमीन के लिए संघर्ष हो रहा था। ऐसे यहाँ पे नगर और राज्य थे। यहाँ की जनसंख्या हालांकि ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो कुछ शहरी केंद्र थे वहीं पे पूरी जनसंख्या केंद्रित थी। बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी, लेकिन उसका केंद्रण था, जो घनत्व था जनसंख्या का, वो एक ही जगह पे था। अब मिट्टी की बनी टिकिया पर कीलाक्षर साहित्य की समृद्धि और सभी सार्वजनिक लेन देन का लिखित दस्तावेज रखने की प्रवृत्ति मेसोपोटामिया की एक विशिष्टता है। ऐसा माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया के वासी थे, जिनमें एक सुमेर नगर भी था, जिनको सुमेरिया ही बोलते थे, तो वो अपनी सारी चीज़ें जो भी लेन देन करते थे उसको लिखित में रखते थे। और जो लिखते, जिनका जो लिखने का तरीका था या जो तरीका ये लिखने के लिए उपयोग में लाते थे उसको कीलाक्षर पद्धति बोलते थे। अब ये मोहरें कैसे बनाई थी, कैसे लगाई जाती थी, तो बेलनाकार मोहरें बना लेते थे, उस पर नक्काशी करके जो भी इनको आकृति, जो भी चिन्ह बनाना है वो बना लेते थे। फिर गीली मिट्टी पे उसको चला के और दबा के चला दिया जाता था, जिससे कि उसमें मोहर लग जाती थी। तो इस तरह से ये मोहरों का उपयोग करते थे। अब जो मेसोपोटामिया की जो प्रमुख नदियां हैं वो एक यूफ्रेटस मानी जाती है और दूसरी टिग्रिस मानी जाती है। ये दोनों नदियां मेसोपोटामिया की प्रमुख नदियां मानी जाती हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की। देखिए इस टाइम पे जो भी सभ्यताएं विकसित थी वो नदी किनारे ही विकसित थी। कोई ना कोई ऐसी नदी महत्वपूर्ण जरूर रही होगी जिसके आसपास ही ये सभ्यताएं विकसित हुई थी। यहाँ भी जो सिंचाई का प्रमुख साधन था वो मिस्र की तरह किसका वो ही था कि जो आने वाली बाढ़ थी उसी से सिंचाई हो जाती थी। अब इसका जो दक्षिणी हिस्सा था, मैदानी हिस्सा था, उसको सुमेर कहा जाता था और ये इनको यहाँ के जो लोग थे उनको सुमेरियाई कहा जाता और उनकी जो भाषा थी वो सुमेरियाई भाषा ही बोलते थे। अब जो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां थी, इनके निचला जो हिस्सा है उसकी जो भूमि है लगभग वो ऐसी दलदल है। अब जब जब तक कृषि यहाँ पे विकसित नहीं हुई थी, उससे पहले जो आरंभिक सुमेरियाई लोग थे वो शिकार करते थे, मछली मारते थे और जो वही दलदल वाला क्षेत्र था उसी में रहते थे। अब यहाँ पे पशुपालन और कृषि का साथ साथ विकास हुआ। मोस्टली हर जगह पशुपालन और कृषि का साथ साथ ही विकास हुआ। जो चरवाहे थे वो जाड़े और बसंत में चराने के लिए घास के मैदानों में या मरुभूमि में ले जाते थे, तो पहाड़ों पे ऊपर नहीं रहते थे क्योंकि पहाड़ों पे ठंड रहती है। विभिन्न कृषि समुदायों के बीच सिंचाई को लेकर अक्सर संघर्ष होते रहते थे, जबकि हमने देखा कि मिस्र में ऐसा कोई संघर्ष नहीं होता था, जबकि यहाँ पे मेसोपोटामिया में ये संघर्ष होते रहते थे। मेसोपोटामिया वासी ज्यादातर जाग्रोस और लेबनान से गाड़ी, नाव और छत की सहतीर के लिए लकड़ियां मंगवाया करते थे। तो इनके यहाँ भी ऐसी लकड़ियां होती नहीं थी नाव वगैरह बनाने के लिए। ये भी जाग्रोस की पहाड़ियां जो हैं, जाग्रोस जो रीजन है वो आज का ईरान का जो रीजन है वो जाग्रोस का आता है और लेबनान से ये लकड़ियों को आयात करते थे। चलिए अगली सभ्यता देखते हैं, उत्तरी और मध्य चीन की सांग सभ्यता। अब उत्तर और मध्य चीन में एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसको चांग सभ्यता बोलते हैं। इसका जो नामकरण है चांग सभ्यता, जो प्रमुख इनका शासक राजवंश था उसके नाम पे इसका सांग सभ्यता नाम दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सांग राजवंश जो था वो राज करता था, उसके नाम पे इसका नाम सांग सभ्यता पड़ गया। यहाँ पे मानव बलि के प्रमाण मिले हैं, अनुष्ठान ऐसा मिला है कि मानव की बलि दी जाती थी, लेखन के प्रमाण मिले हैं। बांद्रा बाजरा, लंबा बाजरा, चावल ये उनकी प्रमुख फसलें थीं। ये सन के रेशे से कपड़े बनाते थे, हड्डी और पत्थर के औजार बनाते थे, जिनसे खेती करते थे। अनाज ये क्या करते थे, अनाजों का भंडारण करने के लिए गड्ढों में गड्ढे बनाते थे, उन गड्ढों में भर के बर्तन को भर के गड्ढों में उनमें रख दिया जाता था। बर्तन बनाते थे, उनको चिकना और पतला बनाने के लिए चाक का प्रयोग करते थे। अब हालांकि ये बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग करते थे पहिए का, लेकिन ऐसा कोई ये वो एविडेंस नहीं मिलता है कि इनमें परिवहन के लिए पहिए की गाड़ी इस्तेमाल होती थी। ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है।
अधिकांश कांस्ययुगीन स्थल हुआंगहो के बजाय इसकी छोटी शाखाओं के किनारे मिले हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि जो सारी सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई थी, तो ये जो सभ्यता थी ये हुआंगहो नदी की जो छोटी छोटी शाखाएं थी इसके किनारे विकसित हुई। अब यहाँ जो सिंचाई होती थी जो वो तो वर्षा के जल के अलावा कुएं थे, छोटी नदियां थी उनसे, और छोटे छोटे गड्ढे जो तालाब में पानी भर जाता था उनसे यहाँ सिंचाई होती थी। जबकि हमने देखा कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे केवल वो बाढ़ के ही सहारे, नदियों के में जो बाढ़ आती थी उसी के सहारे रहते थे। गुथी हुई मिट्टी की बनी दीवार और घर की नींव चीनी कांस्ययुगीन विशिष्टता थी। अब ये मिट्टी को गूंथ के उससे दीवार बनाते थे, उसी से घर की नींव बनाते थे, ये इसकी विशेषता थी। अब कब्र में इनकी जो मृत्यु के बाद के जीवन के लिए ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो कभी बर्तन रख देते थे, कभी कभी जो उनके पालतू जानवर थे उनको भी साथ में दफना देते थे। और इनमें कांसे का जो उपयोग था वो बहुत ज़्यादा होता था, और घोड़ा और रथ इन सब चीज़ों का प्रयोग ये जो सांग सभ्यता थी इसमें काफ़ी मात्रा में होता था। इन्होंने लेखन कला का विकास कर लिया था। दीवार से घिरी बस्तियाँ, कयोलिन, मिट्टी के बने उत्कृष्ट उजले मिट्टी के बने हुए बर्तन, ये सब चीज़ें यहाँ की विशिष्टता थी। इनका सबसे जो महत्वपूर्ण पत्थर था उसको जेड मानते हैं, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता था? गहने और अनुष्ठान की वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये सांग सभ्यता कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो सभ्यता थी, मुख्य हड़प्पा क्षेत्र पश्चिमी एशिया के शीत वर्षाकाल क्षेत्र और दक्षिण एशिया के मानसून वर्षा व्यवस्था के बीच वाले क्षेत्र में पड़ता है। अब इनकी जो मुख्य फसलें थी वो थी जौ, गेहूं, मटर, चना, तिल और सरसों की जो फसल थी वो इनकी मुख्य फसलें थी। अब जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये सिंधु नदी के आसपास जो था क्षेत्र इसका था वो माना जाता है। अब ये कपड़ा बनाने के लिए कपास वगैरह भी उगाने लग गए थे, भेड़ बकरी पालते थे, अन्य पशुओं की जो हड्डियां मिली हैं उनसे हमें पता लगता है कि ये सब पाले जाते थे। वर्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पानी का जो स्रोत था वो भूमिगत जल हो गया था। ये लोग कुएं बनाते थे। इनकी क्या विशेषता थी कि ये कुएं बनाते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो में ऐसे बहुत सारे कुएं मिले हैं, लगभग लगभग हर एक घर में एक कुआं होता था। तो ये केवल वर्षाई जल पे नहीं निर्भर रहते थे, ये जो भूमिगत जल था उसका भी दोहन करते थे पर्याप्त मात्रा में। अब जब ये वर्षा के भरोसे नहीं रहेंगे, कुएं से जो पानी निकालेंगे तो उसमें ऑब्वियसली श्रम ज़्यादा लगेगा, तो श्रम ज़्यादा लगता था। हड़प्पा की जो बस्तियां थीं, अच्छी लकड़ी या पत्थर के धातु के स्रोत बहुत दूर नहीं थे। अब यहाँ से जो लकड़ी थी या जो पत्थर के जो थे वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। लकड़ी हिमालय पास में था, तो हिमालय का जो शिवालिक रेंज है वहाँ से ये लकड़ी वगैरह इकट्ठी करते थे अपनी नाव वगैरह बनाने के लिए। और दक्षिण राजस्थान का जो एरिया है वहाँ से तांबा ये लोग मंगाते थे, सौराष्ट्र के तट से कौड़ियाँ वगैरह इनको प्राप्त हो जाती थी, तो ये सब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। चमड़े का उपयोग करने लगे थे, कुओं का उपयोग जैसा हमने बताया, तांबे का उपयोग तो करते ही थे, खेती में हल का उपयोग होता था, चांदी के बर्तन वगैरह का इस्तेमाल करने लगे थे। अब जो शुरुआत में थे वो ईंट से घर बनाए जाते थे, हालांकि बाद में जो पक्की ईंटें थी उनसे भी घर बनाए जाने लगे। गहनों में सीप है, सेलखड़ी है, इन सब पत्थरों का उपयोग गहने बनाने के लिए करते थे। अब इनका जो संपर्क था वो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान जैसे दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ से भी इनका जो व्यापार वगैरह था वो होता था। बड़ी मात्रा में ये स्फटिक का प्रयोग करते थे मोहरों के आधार पर जंगली जानवरों का चित्र। ऐसा मानते हैं कि ये इनका जो प्रमुख जो वो था वो पशुपालन था। तो पशुपालन और तो ये इनकी जो मोहरें थी उन पे पशुओं के बहुत ज़्यादा चित्र मिलते हैं। लेखन कला विकसित हो गई थी, हालांकि इनकी लेखन कला हमने ढूंढ ली है कि इन्होंने लेखन कला विकसित करी थी, लेकिन हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। उत्कृष्ट और अच्छी कोटि के सोने के गहने बनने लगे थे। संग्रहण के लिए पकी हुई ईंटों की इमारतें वगैरह, ये जो अनाज वगैरह संग्रहण करते थे उसके लिए पकी ईंटों से इमारतें बनाने लगे थे। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।